मेरा नाम फिरदौस है और मेरी छोटी बहन का नाम नाजिया है। हम अपने माँ बाप की सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। हमारा कोई भाई नहीं है। हम दोनों जुड़वा तो नहीं हैं, मगर हम दोनों की शक्लें बहुत मिलती जुलती हैं, कद भी बराबर हैं। देखने वाला हम दोनों को पहचान भी नहीं सकता कि फिरदौस कौन है और नाजिया कौन सी है। बस मेरे माथे पर एक निशान है जो बचपन में मेरे गिरने की वजह से लगा था। बस यही एक निशानी थी जो हम दोनों बहनों को पहचानने में मदद करती थी। हम लोग बड़े ही शरीफ घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे बाप की सब इज्जत करते थे। मेरी छोटी बहन नाजिया बड़ी जिद्दी तबीयत की मालिक थी। उसे सही गलत की पहचान बिल्कुल नहीं थी। मैं 19 साल की हुई तो मेरी शादी तय पा गई। लड़के का नाम अली था। मैंने उसे नहीं देखा था, मगर उसने मुझे एक झलक जरूर देखा था। घर में मेरी शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हर तरफ गहमा गहमी थी। घर की पहली शादी थी। सब बहुत खुश थे और आज तो कुछ ज्यादा ही अफरा तफरी थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। मैं शादी वाला जोड़ा पहनकर बैठी थी। जब मेरी छोटी बहन तैयार होकर आई, मैंने उससे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मगर दुपट्टा क्यों ऐसे फैलाया हुआ है? ढंग से दुपट्टा पहनो। मैंने उसका दुपट्टा दुरुस्त किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। मुझे हैरत तो बहुत हुई, क्योंकि मेरी बहन बहुत दुबली पतली 16 साल की कवारी लड़की थी और उसका पेट ऐसे कभी नहीं फूला हुआ होता था। मेरे जहन में एकदम अजीब ख्याल आ गया। किसी का फूला हुआ पेट देखकर सबके जहन में एक ही ख्याल आता है, जो उस वक्त मेरे जहन में आया था, मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर झटक दिया और अपनी शादी को एंजॉय करने लगी। मगर मुझे पता नहीं था, जिसे मैं अपना वहम समझकर झुठला रही हूँ, वो एक तल्ख हकीकत है। ऐसी हकीकत जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगी। मैंने अपनी शादी की खुशी में इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि शादी की पहली रात तुम शोहर से फरमाइश करके अपनी कोई न कोई बात जरूर मनवाना, क्योंकि अम्मा एक बीबी को बहुत मानती थी। उसने कहा कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी सारी उम्र खुश रहे, तो बेटी से कहना पहले दिन शोहर से अपनी कोई बात जरूर मनवाए। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, सोच रही थी कि पहली रात कौन सी बात मनवाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अली कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे सलाम किया और मेरा घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। तब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। अचानक मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, अली, आप मेरी एक बात मानेंगे? मैंने डरते डरते उनसे कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, पहले अपना चेहरा तो देखने दो। दरअसल यही बात मुझे आपसे करनी है कि आज आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि एक बीबी साहिबा ने मना किया है। अम्मी उनको बहुत मानती हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आज तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा चेहरा देखा तो कुछ बुरा होगा। मेरे जहन में उस वक्त इसके अलावा कोई बात नहीं आई, इसलिए मैंने डरते डरते कह दिया, अरे फिरदौस, ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फजूल बातें हैं। किसी दूल्हे के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा जो उसे शादी की पहली रात दुल्हन अपना चेहरा ना दिखाए। अली मुझे देखने को मचल रहे थे। मुझे दिल ही दिल में अम्मा और बीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी फजूल बातों में आकर मैं क्या कर बैठी थी। अली का मूड इस बात पर बहुत खराब हुआ, मगर मैंने बड़ी मुश्किलों से उन्हें राजी कर लिया कि जहां अब तक मेरी शक्ल नहीं देखी थी, वहां कल तक और सब्र कर ले, और वो बुझे हुए दिल से राजी हो गया। मैं उस वक्त बहुत खुश हुई कि उन्होंने मेरी इस बात को मेरी फरमाइश समझकर मान लिया है, और फिर मैंने अपना आप उसे सौंप दिया। अली बहुत खुश लग रहा था। मैं भी बहुत मुतमईन हो गई। अगले दिन रस्म के मुताबिक मेके आ गई। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, मगर मेरी छोटी बहन बहुत परेशान सी लग रही थी। मैंने नाजिया से वजह पूछी। शुरू में तो वो टालती रही, मगर जब मैंने उससे बहुत इसरार किया तो वो फट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। और उसने जो बात बताई वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने बेअख्तियार अपने दिल पर हाथ रख दिया। नाजिया बोल रही थी कि उसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। वो माँ बनने वाली है और एक लड़के से वो मोहब्बत करती थी। उस लड़के ने उसे बहला फुसला कर उसकी इज्जत तार तार कर दी और खुद भाग गया। बहन की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? इस हद तक कैसे जा सकती है? और इतनी बड़ी बात हो गई, तब भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। मुझे नाजिया पर बहुत गुस्सा आया था। क्या बोल रही हो तुम?
ہوش میں تو ہو، اپنی عمر دیکھی ہے، اور اس عمر میں تم اس حد تک چلی گئی؟ کون تھا وہ نامراد لڑکا جس سے تم نے منہ کالا کیا ہے؟ شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر دیکھی ہے؟ کیا جواب دو گی اماں ابا کو؟ وہ بیچارے یہ صدمہ سہم بھی نہیں پائیں گے۔ میں ایک ساتھ بہت سارے سوال پوچھ گئی۔ آپی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی سب کو؟ امی ابا کو کیا بتاؤں گی؟ کم عمری میں میں نے خود کو برباد کر دیا۔ میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں سکی تھی، تب میرے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہوس کا پجاری ہے۔ اب میں خود کو ختم کر دوں گی، اس سے پہلے کہ یہ بات سب کو پتہ چلے میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ عجیب وحشی انداز میں نازیہ پاگل ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی بربادی اور ذلت نے اب ہمارے گھر کا رخ تو کر لیا ہے، ہر صورت میں کچھ نہ کچھ غلط تو ہونا ہی تھا۔ نازیہ خود کو ختم کرتی یا پھر ابا اماں کو کچھ پتہ چلتا تو وہ بھی جیتے جی مر جاتے۔ میرا سر گھوم گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر مجھے آوازیں دے رہا تھا، بہن کو چھوڑ کر جاتی تو پیچھے وہ خود کو ختم کر لیتی، کیونکہ میں اس کے ارادے جان چکی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا اور ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نازیہ کا جوڑا پہن لیا اور اپنا جوڑا اسے پہننے کے لیے دے دیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں رہی تھی، اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وقت کا یہی تقاضا ہے کہ تم علی کے ساتھ چلی جاؤ، میں پہلے ہی غلطی کر چکی ہوں، مزید ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر آپ کی زندگی اور خوشیوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ آپ کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ آپ ہی مت کریں اپنے ساتھ ایسا ظلم، مجھے میرے کیے کی سزا بھگتنے دے۔ تم چپ چاپ میری بات مان لو، زیادہ سوال جواب مت کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ علی ہم دونوں کو ٹھیک سے پہچان نہیں سکتے، ویسے بھی پہلی رات انہوں نے میری شکل نہیں دیکھی، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی شادی مجھ سے ہوئی ہے یا پھر تم سے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے سارے ارمان جذبے مار کر نازیہ کو اپنی جگہ دینے کا فیصلہ کیا، مگر نازیہ بولی آپی مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بغیر نکاح کے آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، بغیر نکاح کے ساتھ جب تم کسی کے بچے کی ماں بن سکتی ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلنے سے بچانے کے لیے یہ سب کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ جتنا میں اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، نازیہ مجھے اتنا ہی غصہ دلا رہی تھی۔ علی اچھا لڑکا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے تمہیں نہ پہچان سکیں، اگر کسی نے تمہیں پہچان بھی لیا تو وہ تمہیں واپس لائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے سب مجھے غلط سمجھ کے تمہیں بے قصور جانے۔ علی مجبور ہو کر تم سے شادی کر لے گا، اگر شادی نہیں بھی کی تو تم اس گناہ کو علی کا نام دے کر چھپا تو سکتی ہو۔ میں نے نازیہ کو زبردستی اپنا لباس پہنا کر سمجھا بجھا کر اسے علی کے ساتھ بھیج دیا اور اسے کہا پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ پہلی رات اس کمرے میں تم نہیں بلکہ میں تھی، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے فی الحال یہی ایک حل نظر آیا تھا، بات کی بات میں دیکھی جاتی۔ ویسے بھی علی نے پہلی رات میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ پہلی رات میں تھی یا نازیہ۔ میری بہن علی کے ساتھ چلی گئی، میں دیر تک اپنے ارمانوں اور خوابوں کے لیے ماتم کرتی رہی اور سب سے چھپ کر بستر پر پڑ گئی۔ سب نے لاکھ آوازیں دی مگر میں نہیں اٹھی، سب یہی سمجھے کہ تھک کر سو گئی ہے، شادی کی گہما گمی کی وجہ سے نیند مکمل نہیں ہوئی ہوگی، مگر میں جاگ رہی تھی۔ نیند کیسے مجھ پر مہربان ہو سکتی تھی؟ نیند تو شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو ہزاروں خواب سجا کر علی کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، میری ماں کے خط سے صحیح ثابت ہوئے تھے، بھلے میں نے علی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا مگر پھر بھی سب الٹ ہو گیا تھا۔ ماؤں کے دل کو ہر خطرے کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ امی نازیہ کے اندر آئی تبدیلی سے لا علم کیسے رہیں، اس کی چال ڈھال سے نہیں پہچانا کہ وہ کسی غلط راستے کی مسافر بن گئی ہے۔ نازیہ نے اتنی صفائی سے اور اتنے خفیہ طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ عشق لڑایا اور اب اس عشق کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ میں انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی اور اس انتظار میں آگے کیا ہوتا ہے، قسمت تم دونوں بہنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، ہمیں کہاں لے جاتی ہے، میرے اس فیصلے سے کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا، سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی، آنے والے وقت کو یاد کر کے خوف بڑھتا جا رہا تھا، میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगी। मैं समझ गई थी कि ये कैसा शोर था। कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनकर मेरे माथे पर सर्दी में भी पसीना आ गया था। फिर अचानक से अम्मी अंदर आई और मेरा कंबल खींचकर नीचे फेंक दिया। कंबल के अंदर नाजिया की जगह मुझे पाकर अम्मी एकदम बैन करने लगी। उन्होंने तो मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया था। वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे झंझोर डाला। अम्मी मुझसे बहुत कुछ पूछ रही थी, मगर मैं गूंगी बनी बैठी थी। मैंने चुप साध ली थी। अम्मी ने जब देखा मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ तो मुझे घसीटती हुई बाहर ले गई, जहाँ पर मेरे ससुराली जमा थे। मेरा दूल्हा भी खड़ा था जो मुझे देख रहा था। मैं उसे देख रही थी। वो मुझे पहली बार देख रहा था, मगर मैं उसे घूंघट की ओर से कई बार देख चुकी थी। मैंने सोचा था कि हम शक्ल होने की वजह से हमें कोई नहीं पहचान सकेगा, मगर ये मेरी गलत फहमी साबित हुई थी। बारी बारी सब मुझे बातें सुनाने लगे, मगर मुझे किसी की आवाज समझ नहीं आ रही थी। नाजिया सहमी हुई सी मुजरिम की तरह खामोश खड़ी थी और मुझे सबने कठेरे में खड़ा कर दिया था। सबकी बातें तीरों की तरह मुझ पर वार कर रही थी। देखने में बिल्कुल ठीक, मगर अंदर से बहुत जख्मी हो चुकी थी मैं। कसूरवार न होकर भी मैं मुजरिम ठहरी थी और मेरा जुर्म यही था कि मैंने अपनी बहन को जिल्लत और रसवाई से बचाने के लिए ये कदम उठाया था। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान अली था, क्योंकि वो जान ना सका था कि उसने जिसके साथ अज़वाजी रिश्ता कायम किया था वो मैं थी या मेरी बहन थी, क्योंकि हम दोनों बहनों की सूरत और कद काठ बिल्कुल एक जैसा था। जबकि मेरी सास ससुर इस बात पर लड़ रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। बड़ी का निकाह करके छोटी को रुखसत कर दिया है। वो बार बार यही कह रहे थे। आखिर मैं कब तक खामोश रह सकती थी? आखिर मुझे सबके सवालों के तसल्ली आमेज जवाब तो देने थे। खामोशी तो इस मामले का हल नहीं था। सबकी इज्जत बचाने की खातिर मैंने खुद को मुजरिम साबित कर दिया था। मैं रोते हुए बोली, मैं अली को पसंद नहीं करती थी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी और को पसंद करती थी। डर की वजह से अम्मी अब्बा से ये बात नहीं कर सकी थी, क्योंकि मैं जानती थी वो लोग मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं शादी के वक्त इनकार करना चाहती थी, मगर अब्बा की रुसवाई का सोचकर खामोश हो गई। मगर जब रुखसती का वक्त आया, मैंने नाजिया को अपने कपड़े पहनाकर जबरदस्ती उसे अली के साथ रुखसत होने का कह दिया था। दूसरी सूरत में मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं खुदकुशी करके खुद को खत्म कर लूंगी। अम्मा अब्बा इस बात से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। मैंने ही नाजिया को मना किया था कि वो अपना चेहरा अली को ना दिखाए। ये सब मेरा मंसूबा था। इसमें नाजिया का कोई कसूर नहीं है और ना अम्मा अब्बा का। ना जाने मैं किस दिल से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। तुम होती कौन हो? फैसला करने वाली, मंसूबे बनाने वाली। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? तुम जानती भी हो अपने मतलब के लिए तुमने कंवारी लड़की को बगैर निकाह के एक गैर मर्द के घर में भेजा है और हमसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। जानती हो ये कितना बड़ा गुनाह है? अपने मतलब के लिए तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो? इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो जो अपने मतलब के लिए अपनी बहन को भी नहीं बख्शा? अली गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि मेरे माँ बाप एकदम चुप हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो, और मुझे तो लग रहा था वो मुझे जान से मार देंगे। मगर उनको चुप देखकर मैं शदीद हैरान रह गई। मेरा ससुर एक नेक मोमिन बंदा था और मस्जिद का पेश इमाम था। उसने सबको चुप करवाया और मामले का हल निकालने का कहा। बहुत देर तक बाप बेटे के बीच बहस व बासा होता रहा। बेटा गुस्से से पागल हो रहा था और मुझे तलाक देकर वापस जाना चाहता था, मगर बाप चाह रहा था कि अगर रिश्ता खत्म किया तो दोनों सूरतों में ही हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? शादी के अगले दिन तलाक हो गई। आखिरकार बहुत देर बाद सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुझे अली तलाक दे देगा, क्योंकि वो अब मुझसे मजीद कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता था। मगर मेरे ससुर ने अली को नाजिया के साथ निकाह करने पर बड़ी मुश्किलों से राजी कर लिया और मैंने दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ था। मैं अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी कि उसने हमारा पर्दा रख लिया था और फिर नाजिया और अली का निकाह उसी वक्त मेरे ससुर ने पढ़ाया था। सब यही कह रहे थे कि इस सब में नाजिया बेचारी का क्या कसूर था, उसे क्यों बहन के किए की सजा मिली, जबकि सब यही समझ रहे थे कि अली के साथ पहली रात को भी नाजिया थी। अब जमाने को भी यही बताना था कि अली की शादी नाजिया से हुई थी, क्योंकि शादी के वक्त फिरदौस ने इनकार कर दिया था।
मेरी बहन नाजिया मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ये दुख खाई जा रहा था कि मेरी बहन बेकसूर होकर भी सबकी नजरों का निशाना बनी हुई है और वो खुद कसूरवार होकर भी मासूम और बेचारी बनी हुई है। मगर मैं उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहती रही और उसी में हम सबकी बेहतरी थी। मैं अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करती थी। हमेशा मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ रहती थी जो माँ बाप की इज्जत अपने कदमों तले रोंद कर प्यार मोहब्बत के नाम पर घर से भाग जाती हैं। कुछ देर बाद नाजिया को लेकर सब चले गए। अब मैं थी बदकिस्मत दुल्हन जो एक रात में शादी से तलाक तक का सफर तय कर चुकी थी। मेरे सारे अरमान ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। मैं जानती थी अब अम्मी अब्बू मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे शायद वो लोग जिंदा दफन कर देंगे, क्योंकि उनकी नजरों में मैं ही सबकी मुजरिम थी। मैंने उन्हें अपने ससुरालियों के सामने शर्मिंदा किया था। मेरी वजह से उनकी नजरें झुकी हुई थीं, मगर मैं चुप थी, इसलिए कि ये शर्मिंदगी उस शर्मिंदगी से कई गुना बेहतर है जो नाजिया उनके सर डालने वाली थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर अम्मा अब्बा दोनों बिल्कुल चुपचाप मुझे देखते रहे और अम्मी आगे बढ़ी और प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरने लगी। वो बोली, मेरी बच्ची, ऐसी क्या वजह थी कि तुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? क्यों इतना बड़ा कदम उठा लिया? बता हमें, जिसने तुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। तुम हमसे कुछ नहीं छुपा सकती हो, हम गवाह हैं। कल हमने खुद अपने हाथों से तुम्हें रुखसत किया था और कल सारा दिन तुम नहीं बल्कि नाजिया हमारे साथ थी। माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ मेरी बेटी फिरदौस बहुत समझदार है, बगैर किसी वजह के इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाएगी। तुम हमेशा से समझदार और सुलझी हुई रही हो। अम्मी मुझे पिचकारती हुई बोल रही थी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि अम्मी अब्बा ने कल सारा दिन नाजिया को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। यहाँ तक कि सुबह तक भी नाजिया उनके साथ थी। अम्मी अब्बा आधा सच जान गए थे, इसलिए उनसे अब पूरा सच छुपाना सरासर नादानी थी और कुछ मेरी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी। मैं इतनी परेशान और टूटी हुई थी कि अब मैं अम्मी अब्बू की बेरुखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था मैं बहुत मजबूत असाब की लड़की हूँ, मगर ये सरासर मेरी गलती थी। मैं भी जज्बात और ख्वाहिशें रखने वाली लड़की थी। ना चाहते हुए भी मैंने अब्बा और अम्मा को सब सच बता दिया कि नाजिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो उम्मीद से थी, उसके पेट में किसी का गुनाह पड़ रहा था। अभी शुरुआत के दिन थे, इससे पहले कि ये राज खुल जाता और बहुत देर हो जाती और आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, मुझे आप सबसे बगैर पूछे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे खुद आज सुबह पता चला था। अब भी मैं आप लोगों को ये सारी बात नहीं बताती अगर आप लोग खुद समझ ना गए होते। अपनी बात पूरी करके मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रोते रहे। उनके रोने की बहुत सारी वजह थी। एक बेटी की शादी का अगले दिन तलाक लेने का दुख, दूसरी बेटी से मिले इतने बड़े धोखे का दुख, बदनामी, जिल्लत और रुसवाई तो हर हाल में उन्हीं का मुकद्दर ठहरी थी। अपनी तरबियत पर कभी उन्हें बहुत नाज होता था। आज अपनी तरबियत में रह जाने वाली उसकी कमी के बारे में दोनों घंटों सोचते रहे कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ गफलत हुई जो नाजिया यूं बहक गई। वो दोनों खुद को कसूरवार समझ रहे थे। उनके पास गौर फिक्र के लिए बहुत कुछ था, मगर मेरे तो सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी थी। सारा दिन खाली खाली आंखों से छत को घूरती रहती थी। मुझे कुछ पता नहीं था नाजिया कैसी है, किस हाल में है। अली ने उसे मेके आने से मना किया था और सच तो ये था अब्बा अम्मी भी नाजिया की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। मगर शादी के 2 माह बाद अली के वालिद ने अम्मा को बताया था कि नाजिया का बच्चा जाया हो गया है। बकौल अब्बा के वो लोग यही समझ रहे थे कि ये बच्चा अली का है। वो लोग असल हकीकत से अनजान थे। अम्मी अब्बा ने कहा, सही हुआ जो ये बच्चा जाया हो गया, वरना अगर ये बच्चा पैदा हो जाता तो सबकी मुश्किलें और बढ़ जाती। हम लोगों का ज़मीर हमें अंदर ही अंदर मलामत कर रहा होता कि किसी की नाजायज औलाद किसी और के घर में पल रही है। हर बात में अल्लाह ताला की मसलियत होती है। मैं बहुत बीमार हो गई थी। लोग मेरे बारे में बातें करते कि शादी के वक्त लड़की ने शादी से इनकार किया और छोटी बहन को कुर्बानी देनी पड़ी। सब लोग इस बात से अनजान थे कि असल कुर्बानी तो मुझे देनी पड़ी थी। मैंने अपने ख्वाबों और अरमानों को दिल के कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया था। मेरे माँ बाप हर वक्त मेरी दिलजोई करते रहते थे। अम्मी अब्बा ने वो शहर, वो घर छोड़ दिया। हम लोग फिर से अपने आबाई गांव आकर आबाद हो गए। वहाँ पर ही अब्बा ने
اپنے دور کے رشتے دار سے میری شادی کر دی تھی جو عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا مان رکھا اور اس رشتے کو بھرپور طریقے سے نبھایا، مگر میں کیا کرتی، میرے دل میں علی تھا۔ ایک رات علی کی محبت میں رہ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر ہولے ہولے اس کی محبت کو میں نے اپنے دل سے نکالا اور اپنے دوسرے شوہر ہاشم کی وفادار رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ ہاشم بہت اچھا انسان تھا، ہمارے 2 بچے بھی ہوئے۔ میں برا وقت بھول جانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنی بہن نازیہ کی بہت یاد آتی تھی۔ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ اس کے سسر جو کہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے ابا سے رابطہ رکھا ہوا تھا جو کہ فون کی حد تک ہی محدود تھا، کیونکہ علی نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب سے نازیہ اب کوئی بھی رابطہ رکھے۔ علی اور نازیہ بھی بہت خوش تھے، ان کے بچے بھی تھے۔ وقت اپنے ساتھ ایسے کئی قصے کہانیاں لاتا ہے، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب اپنے ساتھ یہ سب بیتے وقت کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ سب ماضی بن جاتا ہے۔ کئی سالوں بعد نازیہ نے علی کو راضی کر لیا اور پھر سے وہ میکے آنے جانے لگی۔ میرا کبھی علی سے سامنا نہیں ہوا تھا، اب میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ان ساری ماؤں سے التجا ہے جن کے گھر جوان بیٹیاں ہیں، برائے مہربانی اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے، وہ کہاں اٹھتی بیٹھتی ہیں۔ اپنی بچیوں پر بھروسہ کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ دوست بن جائیں تاکہ وہ کسی غلط راہ پر نہ چلیں۔ اور تمام لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ عشق، پیار، محبت کے نام پر آخر کب تک آپ سب بے وقوف بنتی آئیں گی؟ اپنے جذبات، احساسات سب کسی ایک خاص انسان کے لیے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔